माननीय सभापति जी, शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय के ऊपर सदन में चर्चा हो, इसका मैं स्वागत करता हूं। लेकिन शिक्षा जितना महत्वपूर्ण विषय है, इसको लेकर के सदन में जो भी तथ्य प्रस्तुत किए जाते हैं, वो अगर एक्चुअल फैक्ट्स के ऊपर आधारित नहीं है और अगर गलत तथ्यों के आधार पे सदन में चीजों को प्रस्तुत किया जाता है और उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाया जाता है, ये पूरी तरह से गलत है। सरकार के द्वारा हर एक चीज को समय समय पर, चाहे वो मीडिया के माध्यम से हो या सदन में आपके माध्यम से हो या अलग अलग डिफरेंट जितने भी प्लेटफॉर्म्स है, सोशल मीडिया के माध्यम से, जो अच्छे कार्य किए गए हैं विगत 2017 से लेकर के अभी तक, हर एक चीज का पूरा डेटा के साथ में विवरण दिया जाता है। लेकिन पता नहीं कहां से विपक्ष एक ऐसा डेटा लेकर के आता है जिसके आधार पे सरकार के द्वारा जो शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय के ऊपर अच्छा कार्य किया गया है, बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए अच्छा कार्य किया गया है, उसके ऊपर बार बार प्रश्न उठाने का प्रयास करता है। सरकार के द्वारा किसी भी परिषदीय विद्यालय को बंद करने का निर्णय नहीं लिया गया। ये जी विपक्ष का जो रवैया है सदन में, ये अपने आप में दर्शाता है कि हम सब लोगों ने उनके बेबुनियाद जितने भी आरोप सरकार के ऊपर लगाए जा रहे थे, पूरी शांति के साथ बैठ करके सरकार के हर एक व्यक्ति ने उनकी बातों को सुना और जब उत्तर देने के लिए, वाकई में तथ्यों के बारे में जानकारी देने के लिए जब सदन में सरकार खड़ी होती है, सरकार का पक्ष खड़ा होता है, उसका सामना ना करना, ये अपने आप में साबित कर देता है कि इनकी जितने भी आरोप हैं वो बेबुनियाद है और सच्चाई को सुनने का इनके अंदर साहस नहीं है। ये केवल और केवल आमजन को, जनता को भ्रमित करने के लिए, हमारे आने वाली नई पीढ़ी को भड़काने के लिए, सड़कों पे ला करके उनको आंदोलित करने के लिए प्रोत्साहित करने का काम करते हैं। और वाकई में जो फैक्ट्स हैं और सरकार के द्वारा जो अच्छा कार्य किया गया है, उससे भ्रमित करने का और दूसरी दिशा पे उनको लेकर के जाने का, दिशा भ्रमित करने का काम हमारे आने वाली नई पीढ़ी को करते हैं। मैं आपके माध्यम से आज यहाँ पे फैक्ट्स रखना चाहता हूँ कि शिक्षा का स्तर अगर प्रदेश में इतना ही गिरा है, तो जो भी हमारे प्रदेश के अंतर्गत सर्वेज होते हैं, परख का जो राष्ट्रीय स्तर पे सर्वेक्षण होता है, वो अपने आप में बताता है कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा का स्तर बेहतर हुआ है। उसके डेटा को उठा करके इन सब लोगों को देखना चाहिए। कक्षा 3 के बच्चों में जो हमारा निपुण का लक्ष्य था, भाषा और गणित का ज्ञान, उसमें बहुत बड़ी बढ़ोतरी हुई। यह दर्शाता है कि बच्चे शिक्षित हो रहे हैं और निपुण लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हमने निपुण लक्ष्य को जो कक्षा 3 तक अभी लिया जाता था, उसको हम सब लोग बढ़ा करके अब निपुण लक्ष्य के अंतर्गत, निपुण भारत मिशन के अंतर्गत कक्षा 5 तक के बच्चों को अब इस वर्ष से सम्मिलित किया जाएगा। डिजिटल शिक्षण के बारे में यहां पे प्रश्न उठाया गया कि बच्चों को डिजिटल एजुकेशन के माध्यम से शिक्षा नहीं दी जा रही और उससे दूर रखा जा रहा है। यह प्रश्न अवश्य उन सब लोगों ने उठाया है, विपक्ष ने उठाया है, और प्रश्न भी उसी से उठाया जाता है जो व्यक्ति काम करता है। इनकी सरकार में, इनके समय में 2017 से पहले किसी भी तरह की कोई डिजिटल एजुकेशन के बारे में चर्चा नहीं करता था। 2017 से पहले विद्यालयों की स्थिति क्या थी, यह हम सब लोगों से कहीं भी छुपा हुआ नहीं है। विद्यालयों में शिक्षकों के नाम पे प्रॉक्सी टीचर्स होते थे। जो वास्तविक शिक्षक होता था वो कहीं और कुछ काम कर रहा होता था और उसकी जगह पे विद्यालय में जाकर के
कोई भी शिक्षक किसी को भी वो नियुक्त कर देता था, अपनी तरफ से कोई देखरेख की व्यवस्था नहीं होती थी और वो बच्चों के भविष्य के साथ में वहां पे जाकर के खिलवाड़ करता था। इस तरह की व्यवस्थाएं होती थी। शिक्षकों की नियुक्ति और अन्य जितने गंभीर विषय बताए गए, यहां पे उठाए गए, उसके ऊपर इतना तमाशा बना करके रख दिया गया था कि शिक्षकों की नियुक्ति जो होती थी वो केवल और केवल नंबर्स को दिखाने के लिए हो जाती थी। मिड डे मील में किस तरह से घोटाला किया जा सके, छात्रों की संख्या को बढ़ा करके दिखाया जाता था। बच्चों को उनके भविष्य को संवारने के लिए हमारी सरकार के द्वारा प्रयास किया गया कि डिजिटल एजुकेशन को, स्मार्ट क्लास को, आईसीटी लैब को हम हर एक विद्यालय तक पहुंचाने का काम करें। और इसके अंतर्गत हमारी सरकार ने काम किया। हम लगातार चरणबद्ध तरीके से हमने संकल्प लिया है कि हर एक विद्यालय को डिजिटल एजुकेशन के माध्यम से, स्मार्ट क्लास की सुविधा के माध्यम से जोड़ने का काम करेंगे। शिक्षकों की जितनी भी सुविधाएं होती हैं, उन सारी चीजों को हम सब लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लेकर के गए, डिजिटलीकरण किया गया, जिससे कि शिक्षकों के साथ में विभाग के अंतर्गत जो भी हमारे शिक्षक हैं उनका कोई शोषण ना किया जा सके। मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से हर एक चीज का डेटा पब्लिक कर दिया गया है। किसी भी तरह का कोई शोषण आज के समय में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे शिक्षकों के साथ में शोषण करने की किसी भी व्यक्ति की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि हर एक चीज का डेटा अब ऑनलाइन होता है और अगर कोई भी चीज तुरंत दिखाई देती है तो वो उस पोर्टल पे झलकती है और उसके बाद उस पर तुरंत कार्रवाई की जाती है। इस तरह की पारदर्शी व्यवस्था को बनाने का हमारी सरकार ने काम किया है, प्रयास किया है। लगातार निरंतर हम चीजों को बेहतर बनाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। शिक्षकों के द्वारा आम चुनाव में, सेंसस में हमेशा से ये पहले की व्यवस्था रही है कि इन लोगों की ड्यूटी रहती है और ये इसमें अपना योगदान देते हैं। ये आज की कोई बनाई हुई व्यवस्था नहीं है, ये पहले से काफी लंबे समय से इस व्यवस्था को हम सब लोग सुचारू रूप से चलाते आ रहे हैं और हम सब लोग देखते आ रहे हैं। और जब विपक्ष की सरकार थी उस समय भी इसी तरह की व्यवस्था होती थी। आरटी एक्ट के अंतर्गत शिक्षकों को जो शैक्षणिक कार्य दिया जाता है, उसके अलावा और कोई अधिक कार्य उनके द्वारा उनके द्वारा ना कराया जाए, इसके ऊपर सरकार का पूरा ध्यान रहता है और सरकार इसके ऊपर पूरे ध्यान देते हुए शिक्षकों को अधिक से अधिक शैक्षणिक कार्य के माध्यम से ही जोड़ने का कार्य करवाती है। विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं के बारे में यहां पे प्रश्न उठाए गए। जिन लोगों के समय में विद्यालयों में मूलभूत सुविधाएं नहीं थी, बैठने की व्यवस्था नहीं थी, टॉयलेट नहीं थे, पेयजल की व्यवस्था नहीं थी, क्लास में ब्लैक बोर्ड नहीं होता था, पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं होता था और कक्ष भी नहीं होते थे, स्कूल में बाउंड्री वॉल नहीं होते थे, खेलने की सुविधा नहीं होती थी, खाने पीने की व्यवस्था नहीं होती थी, पाठ्य पुस्तकें नहीं होती थी, वे लोग आज प्रश्न उठाते हैं सरकार के ऊपर कि इस विद्यालयों में मूलभूत सुविधाओं की आज कमी है। मैं बताना चाहता हूं कि ऑपरेशन कायाकल्प 2017 में जब हमारी सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी की योगी जी के नेतृत्व की सरकार बनी, हम सब लोगों ने ऑपरेशन कायाकल्प पे कार्य करना प्रारंभ किया और 19 डिफरेंट पैरामीटर्स को हमने चिन्हित किया। उसकी जो प्रगति 2017 में थी वो 36% थी। ये 19 डिफरेंट पैरामीटर्स की पूरे प्रदेश के विद्यालयों की मैं बात कर रहा हूं। आज उन 19 डिफरेंट पैरामीटर्स की अगर हम प्रगति देखते हैं तो 96% हम सब लोगों ने कर दी है, जिसके अंतर्गत बच्चों के टॉयलेट, पेयजल व्यवस्था, खाने पीने के लिए उनकी व्यवस्था के लिए शेड हो, क्लासरूम हो, क्लास में फर्नीचर हो, स्मार्ट क्लासेस की सुविधा हो, इन सारी चीजों को आज हमने पूरा करने का काम किया और इसका फलस्वरूप यह हुआ है कि आज अभिभावकों का जो विश्वास है वो परिषदीय विद्यालयों पे आज दोबारा से जगा है। बच्चों के किताबों के साथ में, बच्चों की पुस्तकों के साथ में, बच्चों की ड्रेस के साथ में किस तरह की व्यवस्थाएं होती थी और किस तरह का भ्रष्टाचार में लोग लिप्त होते थे, ये सारी चीजें किसी से छुपी हुई नहीं। पूरा सेशन खत्म हो जाता था, बच्चों के पास में पुस्तकें नहीं पहुंचती थी, बच्चों के पास में ड्रेस नहीं पहुंचती थी, बच्चों के पास में किसी भी तरह की जो सुविधाएं दी जाती थी सरकार के द्वारा बच्चों के लिए, वो सारी चीजें पूरा सेशन खत्म हो जाने तक नहीं पहुंच पाती थी। आज
हम सब लोग डीबीटी के माध्यम से एक पारदर्शी व्यवस्था बनाई गई है। जैसे ही बच्चे का नामांकन होता है, उसका वेरिफिकेशन कराने के बाद में जैसे ही उसका डेटा अपलोड हो जाता है, उसके बाद 1200 रुपए की धनराशि हम एक मुश्त बच्चे के अभिभावक के खाते में भेज करके उसको डीबीटी के माध्यम से जूते, मोजे, पेंसिल, स्टेशनरी, बैग, हर एक चीज की व्यवस्था के लिए उसको धनराशि उपलब्ध करा दी जाती है और बच्चा उन पैसों के माध्यम से, उनके अभिभावक इन सारी चीजों को खरीद करके बच्चे के लिए उसकी शिक्षण की सुविधा को और बेहतर बना सकते हैं। सरकार के द्वारा जो प्रस्तुत किया जा रहा है विपक्ष के द्वारा आंकड़ा कि विद्यालयों को बंद किया गया और मर्जर के नाम पे सरकार ने जो गरीब बच्चों के लिए परिषदीय विद्यालयों की सुविधा बनाई गई है, सबसे समाज का निम्न वर्ग का व्यक्ति, मैं मानता हूं कि समाज का निम्न वर्ग का व्यक्ति इन परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने के लिए आता है और उनके प्रति विपक्ष की कितनी संवेदना थी और हमारी सरकार की कितनी संवेदना है, ये तथ्यों के आधार पर देखना चाहिए। हमने अपने बच्चों के लिए उनके करिकुलम की बात हो उसको बेहतर बनाया, बच्चों के लिए शिक्षकों की अच्छी गुणवत्ता पर शिक्षकों को रखने की बात हो उसको हम सब लोगों ने बेहतर बनाया, उनकी गुणवत्ता अच्छी रखी, मानक ऐसे रखे कि अच्छे से अच्छे शिक्षक उन परिषदीय विद्यालयों में जाकर के पढ़ाएं। विद्यालयों को बंद करने की बात जो बार बार इस सदन के माध्यम से भी और अलग अलग जगहों पे जहां पर भी इन लोगों को अवसर मिलता है धरना करके सड़कों पे चिल्लाने का जो काम किया जा रहा है विपक्ष के द्वारा, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि सरकार के द्वारा किसी भी विद्यालय को बंद नहीं किया गया और किसी भी बच्चे के भविष्य के साथ में खिलवाड़ करने का काम सरकार ने नहीं किया। जो 25,000 कुछ विद्यालय को ये लोग बंद करने की बात करते हैं बार बार, मर्जर के नाम पे 25,578 विद्यालयों को सरकार के द्वारा 2019 में मर्ज करने का निर्णय लिया गया। ये वो विद्यालय थे जहां एक ही परिसर में, एक ही प्रांगण के अंदर 2 से 3 विद्यालय एक ही प्रांगण के अंदर, एक ही परिसर के अंदर संचालित थे, जहां पे 1 से लेकर के 5 तक की शिक्षा, 5 तक के लिए अलग कक्षाएं चलती थी, 6 से लेकर के 8 तक के लिए अलग कक्षाएं चलती थी और एक ही प्रांगण में 2-2 1 से लेकर के 5 तक के विद्यालय चलते थे। वहां पर हर एक विद्यालय के लिए अलग शिक्षक नियुक्त करने पड़ते थे, हर एक विद्यालय के लिए अलग सुविधाएं देनी पड़ती थी और चीजों को मॉनिटर करने में इससे बहुत ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। ऐसे जितने भी हमारे 25,578 विद्यालय थे, इनको 2019 में निर्णय लिया गया कि कंपोजिट विद्यालय के रूप में, यानी 1 से लेकर के 8 तक एक ही विद्यालय बनाने का निर्णय लिया गया। वो सेम प्रांगण है, सेम कैंपस है, उसी सेम कैंपस में जो 2-2 3-3 विद्यालय संचालित हो रहे थे उसको केवल एक विद्यालय के रूप में बना दिया गया। उसको ये लोग बोलते हैं कि सरकार गरीब परिवारों के बच्चों के साथ में खिलवाड़ करने का काम करती है। हमने उस विद्यालयों की सुविधा को, उस विद्यालय की मॉनिटरिंग को और अच्छा बनाने के लिए और हमारे सरकार के जो भी रिसोर्सेज हैं जो विद्यालय के लिए दिए गए, उन सारे रिसोर्सेज का बेटर यूटिलाइजेशन करने के लिए उन विद्यालयों को एक करने का निर्णय लिया और कंपोजिट विद्यालय बनाया। उससे बच्चों की पढ़ाई पे किसी भी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ा और मुझे यकीन है इन कंपोजिट विद्यालयों को बनाने से बच्चों का भविष्य और उज्जवल करने की ओर, उनके भविष्य को और संवारने की ओर हमने ये निर्णय लिया है। और जहां तक मैं एक विषय और रखना चाहता हूं, जो सीमित करिए, 50 बच्चों के विद्यालयों की जो बात कर रहे थे कि एक बच्चे के लिए भी विद्यालय चलना चाहिए, जो सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया वो 50 बच्चों से कम वाला विद्यालय और 1 किलोमीटर की अवधि के अंदर जो विद्यालय थे, वो निर्णय लिया गया था कि उस विद्यालय को आपस में दोनों विद्यालयों के बच्चों को मर्ज कर दिया जाएगा, जिससे कि 50 बच्चों से अगर कम एक विद्यालय में बच्चे हैं तो अधिक संसाधन वाले विद्यालय में उस क्लास का संचालन होगा, उस स्कूल का संचालन होगा और जो स्कूल पहले वहां पे संचालित था उसका यूडाइस कोड भी रद्द नहीं किया गया। वर्तमान में उसका यूडाइस कोड भी उसी तरह से यथावत है और उन विद्यालयों में हमारी सरकार के द्वारा पहली बार प्रयास किया गया कि प्री प्राइमरी यानी बाल वाटिका को, जो कि अभी तक इस तरह की व्यवस्था नहीं होती थी, केवल कक्षा 1 से सरकारी स्कूल में, परिषदीय विद्यालयों में पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था होती थी और उससे पहले बच्चों के लिए जो नर्सरी में, बाल वाटिका में प्री प्राइमरी की जो सुविधा होती थी वो सरकारी परिषदीय विद्यालयों में नहीं मिलती थी, उसको हम लोगों ने प्रारंभ करने का निर्णय लिया और वर्तमान में 71,877 बाल
बाल वाटिकाएं संचालित है, जो बाल विकास पुष्टाहार विभाग के माध्यम से दोनों विभाग मिल करके, बेसिक शिक्षा और बाल विकास पुष्टाहार विभाग मिल करके इनका संचालन करते हैं। और जिसके लिए हमने एक नया कोर्स भी चहक 1, 2 और 3 भाग तैयार किया। कालंकुर हम सब लोगों ने तैयार किया, बाल वाटिका के लिए हम सब लोगों ने हैंडबुक को तैयार किया है। इन सारी सुविधाओं को किया। और ईसीसी एजुकेटर्स अलग से जो ये प्री प्राइमरी के विद्यालय बनाए गए, इनके लिए नियुक्त किए गए। अभी वर्तमान में 19,484 ईसीसी एजुकेटर्स को नियुक्त किया जा चुका है। और इसके साथ साथ अलग अभी इनकी जो नियुक्ति की प्रक्रिया है ये चल रही है। इनको कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे सरकार नियुक्त कर रही है। और ये परिषदीय विद्यालयों में वो जो हमारी बाल वाटिकाएं हैं इनमें पढ़ाने के लिए इनकी नियुक्ति की जा रही है। हम सब लोग बच्चों के भविष्य के साथ में पूरी तरह से गंभीरता के साथ में लेते हुए कार्य कर रहे हैं। हमारी सरकार निरंतर प्रयास कर रही है कि हम सब लोग शिक्षा के स्तर को बेहतर लेकर के जाएं। और जहां तक बालिकाओं की शिक्षा की बात करते हैं और शिक्षा के गिरते हुए स्तर की बात करते हैं और बच्चों के छात्रों की जो संख्या है उस पर गिरती हुई संख्या पे बात करते हैं। इनके समय में बच्चों को स्कूल में लेकर के आने के लिए किसी भी तरह का कोई कार्यक्रम नहीं चलाया जाता था। बच्चा अपने घर से विद्यालय तक कैसे पहुंचेगा, उसका नामांकन कैसे होगा, उसका दाखिला कैसे होगा, कोई व्यवस्था नहीं होती थी। बच्चा विद्यालय में आ रहा है, जा रहा है, कब जा रहा है, उसका कोई टाइम टेबल नहीं होता था। क्या पढ़ रहा है उसका कोई देखता नहीं था। हमने बच्चों को स्कूल तक लेकर के आने की व्यवस्था बनाई, उनकी मॉनिटरिंग बनाई, बच्चों के लिए प्रॉपर टाइम टेबल बनाया। और उसके साथ साथ हर एक बच्चे का हमने रिपोर्ट कार्ड तक की व्यवस्था बनाने का काम आज हमारे परिषदीय विद्यालयों के अंतर्गत किया गया है। एक एक बच्चे का रिपोर्ट कार्ड आज तैयार किया जाता है कि बच्चा किस किस क्षेत्र में काम कर रहा है, अच्छा पढ़ रहा है। और जहां तक बालिकाओं को उन्होंने बोला कि हजारों की संख्या में पता नहीं कौन सा डेटा प्रस्तुत किया गया, उन्होंने बताया गया कि 61,57,000 बालिकाएं 2017 में थी और अब वर्तमान में 45 लाख रह गई। यह डेटा पता नहीं कहां से उठा दिया गया, बेबुनियाद डेटा है, किसी भी तरह के तथ्यों को प्रस्तुत नहीं करते। मैं बताना चाहता हूं कि वर्तमान में 2025-26 के सही डाटा है वो बता दीजिए ना। 25-26 के उनके वाले का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है। अब अपनी बात बताइए, जो सही बात है वो बता दीजिए जी। 2025-26 में बालिकाओं की जो संख्या है वो 73,94,000 है और जो बालकों की संख्या है वो 69,000 6,94,000 है, 6,94,000। टोटल अगर मैं छात्रों की संख्या बताता हूं तो ये 1,43,34,000, माफ करिएगा 69,40,000 है वो। और जो टोटल संख्या है वो 1,43,34,000 छात्रों की संख्या है वर्तमान में, जिसको यहाँ पे गलत प्रस्तुत किया गया। और मैं आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि सदन में सही तथ्यों को ही प्रस्तुत किया जाए, उसके ऊपर हम सब लोग अगर चर्चा करें तो वो, क्योंकि सदन में जो भी कार्रवाई होती है वो हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए, भविष्य के लिए और एक पूरा रिकॉर्ड बनता है, जिसके माध्यम से हम सब हमारे पुराने समय में हमारी सरकार में और पिछली सरकारों में किस तरह से कार्य किए गए उसका पूरा रिकॉर्ड और पूरा डेटा प्रस्तुत करते हैं। सदन में जो वास्तविक फैक्ट्स है उसके ऊपर बात की जाए और ये डेटा रिकॉर्ड किया जाए। जो मुद्दे सरकार के समाप्त करिए ये उठाए गए, एक दो विषय और है, क्योंकि इतना लंबा समय है, उन्होंने इतना लंबा समय बोला है। मैं बोलना चाहता हूं कि मात्र 18 मिनट ही मुझे हुए और लगभग आपने 45 मिनट से अधिक, अरे वो कोई बात नहीं, आपने उन सब लोगों को बोलने के लिए अवसर दिया। हमें सरकार के रूप में हमने अच्छे कार्य किए तो उसके लिए हमें थोड़ा सा अवसर चाहिए। सरकार के ऊपर अलग अलग जो आरोप लगाए गए हैं, शिक्षा मित्रों के भविष्य को लेकर के कितना चिंतित थे, बार बार शिक्षा मित्रों का विषय यहां पर लेकर के आते हैं। और उनके बारे में अगर इतनी ही चिंता थी तो बिना किसी नियमावली के जब उनको शिक्षक के रूप में उनके भविष्य को अंधकार में ढकेल दिया था, एक शिक्षा मित्र को शिक्षक के रूप में बना करके उसकी कोई नियमावली नहीं बनाई और उसको कोर्ट में जाकर के चैलेंज कर दिया गया और माननीय सुप्रीम कोर्ट को स्वयं निर्णय करना पड़ा कि जो लोग एक शिक्षक की अर्हता को पूर्ण नहीं करते हैं उन लोगों को वापस किया जाए और शिक्षक के रूप में उनकी सेवाएं ना ली जाए। ऐसा निर्णय सुप्रीम कोर्ट को लेना पड़ा। उसके बाद में हमारी सरकार ने निर्णय लिया कि जितने भी शिक्षा मित्रों को उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करके उनको शिक्षक के रूप में नियुक्त कर दिया गया था, उनको पुनः हम लोगों ने शिक्षा मित्र के रूप में वापस नियुक्त करने का काम किया। उनका मानदेय 2017 में
मात्र 3500 रुपए था। 3500 रुपए के मानदेय पे वे लोग अपनी सेवाएं दे रहे थे और उनको वापस 3500 रुपए के मानदेय पर ही ना रखते हुए हम सब लोगों ने उनका मानदेय उस समय 2017 में 3500 से सीधे 10,000 करने का काम किया था। निरंतर लंबे समय से मांग चल रही थी कि शिक्षा मित्रों का और अनुदेशकों का मानदेय बढ़ाया जाए। इस मांग को भी हमारी सरकार ने स्वीकार करते हुए इस सत्र में वर्तमान में शिक्षा मित्रों का जो मानदेय था वो 10,000 से बढ़ा करके 18,000 करने का निर्णय लिया और अंशकालिक अनुदेशकों का मानदेय बढ़ा करके 9,000 से 17,000 रुपए करने का निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया, जिसके माध्यम से आज हर एक शिक्षा मित्र और अंशकालिक अनुदेशक लाभान्वित हो रहा है। इसके साथ साथ कैशलेस चिकित्सा सुविधा की भी मांग थी कि हर एक शिक्षक को ये कैशलेस चिकित्सा की सुविधा दी जानी चाहिए। पता नहीं कहां से यहां पे डेटा प्रस्तुत किया जाता है कि उनको इसके अंतर्गत सुविधा के अंतर्गत नियुक्त नहीं किया गया। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक, शिक्षा मित्र, विशेष शिक्षक यानी CWSN, अनुदेशक, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में कार्यरत वार्डन, पूर्वकालिक अंशकालिक शिक्षक एवं प्रधानमंत्री पोषण योजना के रसोइये एवं उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को, सभी लोगों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा के अंतर्गत हम लोगों ने लाभान्वित करने का काम किया है। इसके अंतर्गत कुल जो लोग लाभान्वित हो रहे हैं कैशलेस चिकित्सा सुविधा के अंतर्गत वो 12,28,587 लोग इस कैशलेस चिकित्सा सुविधा के अंतर्गत हम सब लोगों ने सम्मिलित करते हुए उनको लाभान्वित करने का काम किया। सरकार ने हर एक महत्वपूर्ण बिंदु पे और जो शिक्षा मित्रों के द्वारा शिक्षकों के द्वारा जो मांग की जा रही थी और बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए जो सारी मांगे की जा रही थी उसको पूर्ण करने का निर्णय लिया है और उस पर हम सब लोग चरणबद्ध तरीके से कार्य करते जा रहे हैं। वर्तमान में सरकार के द्वारा शहरी क्षेत्रों में एक शिक्षक की नियुक्ति का भी अध्याचन 11,508 शिक्षकों का अध्याचन शिक्षा सेवा चयन आयोग को भी भेजा जा चुका है, जिसकी प्रक्रिया वर्तमान में गतिमान है। शहरी क्षेत्र के लिए 11,508 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए जो है व्यवस्था वो गतिमान है। हम सब लोग हर एक महत्वपूर्ण बिंदु के ऊपर आज कार्य करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। शिक्षा जैसा महत्वपूर्ण और गंभीर विषय हमारी सरकार के लिए, हमारे सरकार के नेतृत्व करने हम जिनके नेतृत्व में हम सब लोग आज कार्य कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी के लिए, उनके प्रमुख एजेंडा में से शिक्षा एक हिस्सा है, जिसके ऊपर निरंतर वे चिंता करते हैं और शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने के लिए निरंतर कुछ ना कुछ वे प्रयास करते रहते हैं। और आज उसी का फलस्वरूप है कि शिक्षा का स्तर प्रदेश में एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए हम सब लोग कार्य कर रहे हैं। और जिन गरीब बच्चों के लिए और जिन पिछड़े परिवारों के लिए, पिछड़े समाज से आने वाले लोगों के बारे में आज यहाँ पे विपक्ष प्रश्न उठाता है, उनके लिए क्या शिक्षा की व्यवस्था बनाने का काम उन्होंने अपनी सरकार के समय में किया था। कौन से स्कूल बनाए थे, कौन सी व्यवस्थाएं अलग से लागू की थी जहां पे उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए व्यवस्था की जाए, श्रमिकों के बच्चों को पढ़ाने के लिए व्यवस्था की जाए। आज अटल आवासीय विद्यालय के माध्यम से श्रमिकों के बच्चों के लिए विद्यालय बना करके तैयार किए गए। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि अटल आवासीय विद्यालय में जाकर के जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर और जिस तरह की व्यवस्थाओं को बना करके हमारी सरकार ने प्रस्तुत किया है, वो श्रमिकों के बच्चों के लिए वो आज देखने लायक है। किसी भी विद्यालय से आप उसकी तुलना करते हैं, अच्छे से अच्छे विद्यालय से तुलना कर दें, आज अटल आवासीय विद्यालय हर एक मानक पे खरा उतरेगा। हमने शिक्षा के स्तर को किस तरह का होना चाहिए, सीएम मॉडल कंपोजिट विद्यालय के माध्यम से हमने उसको प्रस्तुत करने का काम किया है। इनके समय में परिषदीय विद्यालय कैसे होते थे और सीएम मॉडल कंपोजिट स्कूल के माध्यम से जो हमारे सरकार का विजन है कि सरकार में शिक्षा का स्तर कैसा होना चाहिए, शिक्षा किस लेवल की होनी चाहिए, उसके ऊपर हमने सीएम मॉडल कंपोजिट स्कूल, हर एक जनपद में 2-2 सीएम मॉडल कंपोजिट स्कूल वर्तमान में निर्माणाधीन है, इस पे कार्य चल रहा है। जैसे ही ये स्कूल्स पूरे हो जाएंगे, 1 से लेकर के 12 तक इन विद्यालयों को बनाया गया है, जिसमें एक ही विद्यालय में 1 से लेकर के 12 तक की कक्षाएं संचालित होंगी। उसमें बच्चों के लिए खेल कूद की व्यवस्था के लिए स्टेडियम की सुविधा है, विभिन्न तरह की लैब्स की सुविधा है, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, मैथ्स लैब, जितनी भी तरह की जो भी प्राइवेट स्कूल में हम कल्पना कर सकते हैं चीजों की, वो सारी सुविधाएं सीएम मॉडल कंपोजिट स्कूल के माध्यम से हम उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं। और एक विद्यालय 30 करोड़ से अधिक की लागत से एक विद्यालय का निर्माण किया जा रहा है। आप कल्पना कर सकते हैं कि सरकारी विद्यालय
एक ऐसा स्टैंडर्ड का जो हमने उत्तर प्रदेश में बना करके खड़ा किया है, जिसकी तुलना हम किसी भी अच्छे से अच्छे स्कूल से कर सकते हैं। ये हमारी सरकार का विजन है, जिसकी ओर हमने अपनी शिक्षा को लेकर के जाने का काम किया है, अपनी शिक्षा के स्टैंडर्ड्स को लेकर के जाने का काम किया है, बच्चों के भविष्य को संवारने का काम किया है। इसीलिए माननीय सभापति जी, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि यह इतना तात्कालिक और अवलंबनीय विषय नहीं है जिस पर सदन की कार्रवाई को स्थगित कर चर्चा की जाए। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस सूचना को ग्राह्यता के आधार पर निरस्त करने की आप कृपा करें। ठीक है, कार्य स्थगन